आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक बुनियादी सवाल के तह तक जाएंगे। सवाल ये है कि हम जो काम करते हैं वो आखिर करते क्यों हैं? क्या कोई अंदर की ताकत है जो हमें धकेलती है, या फिर बाहर का कोई इनाम हमें खींचता है, या फिर मामला कुछ और ही है? ये सवाल सुनने में जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल है। और हमारे पास जो मनोवैज्ञानिक स्रोत हैं, वो इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा कोई एक सीधी साधी चीज नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक स्लाइड्स का संग्रह है जो इस विषय को परत दर परत खोलती है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं और समझते हैं कि हमारे कामों के पीछे की असली वजह क्या है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये शब्द मोटिवेशन आया कहाँ से? हमारे स्रोत बताते हैं कि यह लैटिन शब्द मोटम से निकला है, जिसका मतलब है मूव करना, यानी गति या चलना। हाँ, पर मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है, क्योंकि बात सिर्फ चलने की ही नहीं है, बल्कि क्यों चलने की है। हम दर्द से दूर भागते हैं या खुशी की तरफ जाते हैं? हम किसी कमी को पूरा करने के लिए चलते हैं या कुछ नया बनाने के लिए? यही क्यों है जहां सारी साइकोलॉजी छिपी हुई है। और इसी क्यों को समझाने के लिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने एक बहुत पावरफुल एनालॉजी दी। उन्होंने कहा कि मोटिवेशन सीखने का सुपर हाईवे है। ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। मतलब इसके बिना आप ज्ञान तक तो पहुंच सकते हैं, पर शायद किसी धीमी कच्ची सड़क से। बिल्कुल सही। स्किनर का इशारा यही था कि अगर आप सीखने के लिए प्रेरित हैं, तो आपका दिमाग जानकारी को बहुत तेजी से सोखता है। आप फोकस रहते हैं, आप कोशिश करते हैं, आप हार नहीं मानते हैं। लेकिन अगर मोटिवेशन नहीं है, तो सीखना एक बोझ बन जाता है, एक ऐसी चढ़ाई जो कभी खत्म ही नहीं होती। ये इच्छा शक्ति और सीखने के बीच का सीधा कनेक्शन दिखाता है। तो एक तरफ स्किनर इसे सुपर हाईवे बता रहे हैं, वहीं वुडवर्ड जैसे विचारक ने इसे एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि मोटिवेशन व्यक्ति की एक खास दशा या स्टेट है। ये कोई वेग फीलिंग नहीं, बल्कि एक पूरा मोड है जिसमें इंसान चला जाता है। और यही वुडवर्थ का सबसे बड़ा योगदान है। सोचिए, जैसे आपका फोन गेमिंग मोड में चला जाता है और अपनी सारी प्रोसेसिंग पावर गेम पर लगा देता है, वैसे ही जब हम किसी लक्ष्य के लिए प्रेरित होते हैं तो हम एक मोटिवेशनल स्टेट में चले जाते हैं। हमारा सारा ध्यान, सारी ऊर्जा उस एक उद्देश्य की तरफ लग जाती है। अच्छा, तो ये एक अंदरूनी एहसास भी है और एक बाहरी लक्ष्य से जुड़ा हुआ भी। बिल्कुल। एक हमें धकेलता है और दूसरा हमें खींचता है। धकेलना और खींचना, ये हमें सीधे मोटिवेशन के सबसे आम वर्गीकरण पर ले आता है, आंतरिक बनाम बाह्य, यानी इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल मोटिवेशन। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। आंतरिक प्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा वो है जो हमारे अंदर से आती है। ये जन्मजात है, हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। जैसे भूख, प्यास, नींद, इन कामों को करने के लिए हमें किसी बाहरी इनाम की जरूरत नहीं होती। काम को करने में ही एक तरह की संतुष्टि मिलती है। जैसे कोई शौकिया तौर पर गिटार बजाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मजा आता है, या कोई नई भाषा सीखता है सिर्फ ज्ञान के आनंद के लिए। उसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई नौकरी नहीं चाहिए, वो बस उस प्रक्रिया को एंजॉय कर रहा है। बिल्कुल। और इसके ठीक उलट है बाह्य प्रेरणा, यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये बाहर से आती है, ये सीखी हुई होती है। जैसे तारीफ, पैसा, अवार्ड्स या फिर सजा का डर। एक बच्चा जो अपना होमवर्क इसलिए पूरा करता है ताकि उसे वीडियो गेम खेलने को मिले, वो बाह्य रूप से प्रेरित है। गेम हटा दो तो शायद होमवर्क भी रुक जाएगा। हमारे स्रोतों में एक दिलचस्प बात कही गई है कि आंतरिक प्रेरणा को सकारात्मक और बाह्य को नकारात्मक भी कहा जाता है। नकारात्मक शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, नकारात्मक का मतलब यहाँ बुरा नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि प्रेरणा का स्रोत आपके बाहर है, और अक्सर ये किसी कमी या डर को दूर करने के लिए होता है। जैसे डेडलाइन का डर या बॉस की डांट से बचने का डर। ये काम करवाते हैं लेकिन खुशी नहीं देते। जबकि आंतरिक प्रेरणा का स्रोत आपके अंदर की खुशी है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि असली और लंबे समय तक टिकने वाली प्रेरणा आंतरिक होती है ना? बाहरी इनाम आज है, कल नहीं होंगे, लेकिन जो काम आप खुशी के लिए करते हैं वो आप शायद जिंदगी भर करेंगे। बिल्कुल। और इसे अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम से लेकर कॉर्पोरेट कल्चर तक हर जगह लागू होता है। क्या हम बच्चों को ग्रेड्स के लिए पढ़ा रहे हैं या सीखने के आनंद के लिए?
क्या कर्मचारी बोनस के लिए काम कर रहे हैं या काम में गर्व महसूस करने के लिए? स्थायी सफलता के लिए आंतरिक प्रेरणा को जगाना और उसे बनाए रखना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो हमने मोटिवेशन के प्रकार समझ लिए, लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब इसका पूरा प्रोसेस क्या है? इसके लिए हमारे स्रोतों में एक बड़ा ही मजेदार फॉर्मूला दिया गया है, NDG फॉर्मूला। हाँ, ये एक तरह से मोटिवेशन की पूरी एनाटॉमी है। ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे क्या क्या होता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आता है N, नीड, यानी आवश्यकता। किसी चीज की कमी महसूस होना, जैसे शरीर में पानी का स्तर कम हो जाना। अभी आपको पता भी नहीं है कि आपको प्यास लगी है, बस एक कमी पैदा हो गई है। ये पहला ट्रिगर है, इसके बिना प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। इस कमी के कारण अगला स्टेप आता है D, ड्राइव, यानी चालक। ये कमी शरीर में एक तनाव, एक बेचैनी पैदा करती है। इसी बेचैनी को हम प्यास कहते हैं। ये एक अंदरूनी धक्का है जो कहता है उठो, कुछ करो, पानी ढूंढो। ड्राइव ही वो असली इंजन है जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। नीड एक साइलेंट सिग्नल है, लेकिन ड्राइव एक लाउड अलार्म है। बिल्कुल। जब ये अलार्म बजता है तो हम ढूंढते हैं I, इंसेंटिव, यानी प्रोत्साहन। ये वो चीज है जो इस तनाव को शांत कर सकती है। इस केस में पानी को देखते ही हमारा सारा फोकस उस पर चला जाता है। और अंत में आता है G, गोल, यानी लक्ष्य। पानी पीना, उस जरूरत को पूरा करना। जैसे ही लक्ष्य पूरा होता है, तनाव खत्म हो जाता है और शरीर वापस संतुलन में आ जाता है। ये फॉर्मूला हमें ये समझने में मदद करता है कि अगर कोई प्रेरित महसूस नहीं कर रहा है तो गड़बड़ कहाँ है। क्या उसे जरूरत ही महसूस नहीं हो रही, या जरूरत तो है पर उसे पूरा करने का ड्राइव, वो बेचैनी ही नहीं है, या फिर ड्राइव भी है पर सामने कोई प्रोत्साहन या लक्ष्य ही नहीं दिख रहा। इस चक्र के किसी भी हिस्से में रुकावट पूरी प्रक्रिया को रोक सकती है। ये तो हुई प्रक्रिया की बात, लेकिन सवाल ये है कि ये नीड्स और ड्राइव्स आते कहाँ से हैं? क्या ये सब सीखी हुई होती हैं या हमारे अंदर पहले से मौजूद होती हैं? यहीं पर विलियम मैकडूगल जैसे मनोवैज्ञानिक आते हैं। हाँ, मैकडूगल ने एक बहुत ही मौलिक सवाल का जवाब देने की कोशिश की। इंसानी व्यवहार के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? उनका जवाब था मूल प्रवृत्तियां, यानी इंस्टिंक्ट्स। और उनका आइडिया बड़ा सीधा था। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर जन्म से ही 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं और हर प्रवृत्ति एक खास भावना या इमोशन से जुड़ी होती है। जैसे पलायन यानी भागने की प्रवृत्ति भय यानी डर की भावना से जुड़ी है। जब हमें डर लगता है तो हमारा इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है भागना। या फिर युयुत्सा यानी लड़ने की प्रवृत्ति क्रोध यानी गुस्से की भावना से जुड़ी है। जब हमें गुस्सा आता है तो लड़ने की इच्छा होती है। मैकडूगल का मानना था कि हमारा सारा जटिल व्यवहार इन्हीं 14 बुनियादी इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये एक तरह से व्यवहार को उसकी बायोलॉजिकल जड़ों तक ले जाने की कोशिश थी। बिल्कुल। तो एक तरफ मैकडूगल कह रहे हैं कि हमारे ड्राइव्स जन्मजात और इंस्टिंक्ट्स पर आधारित हैं, लेकिन फिर आते हैं सिगमंड फ्रॉइड और वो कहानी को पूरी तरह से पलट देते हैं। बिल्कुल। फ्रॉइड ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो उस समय के लिए रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कहा कि असली ड्राइवर वो नहीं है जिन्हें आप जानते हैं, बल्कि वो हैं जो आपके अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड में छिपे हैं। और ये अचेतन मन क्या है? फ्रॉइड के अनुसार ये हमारी दमित इच्छाओं का एक भंडार है। वो इच्छाएं, वो विचार, वो यादें जिन्हें हम समाज के डर से या खुद से ही छिपा लेते हैं। हमें लगता है कि हम उन्हें भूल गए, पर वो वहां जिंदा रहती हैं। ये एक जबरदस्त विचार है। सोचिए, फ्रॉइड कह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, अपनी आदतें, हो सकता है कि उनके पीछे का असली कारण आपको खुद भी ना पता हो। असली कारण आपके मन के उस अंधेरे कमरे में बंद है जिसकी चाबी आपके पास नहीं है। फ्रॉइड ने इन अचेतन ड्राइव्स को 2 मुख्य भागों में बांटा। पहली है जीवन मूल यानी लाइफ्स इंस्टिंक्ट। ये रचनात्मक है, इसमें प्यार, सहयोग, निर्माण करने की इच्छा, जीवन को आगे बढ़ाने की चाहत शामिल है। और दूसरी है मृत्यु मूल यानी डेथ इंस्टिंक्ट। ये विनाशकारी है, इसमें गुस्सा, आक्रामकता और खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति शामिल है। तो फ्रॉइड के हिसाब से हमारी पूरी जिंदगी इन 2 ताकतों के बीच एक जंग है। एक हमें बनाने के लिए प्रेरित करती है और दूसरी मिटाने के लिए। ये मैकडूगल के 14 सीधे साधे इंस्टिंक्ट से कहीं ज्यादा गहरा, जटिल और थोड़ा डरावना भी है। सही बात है। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हम वाकई अपने जीवन के ड्राइवर हैं या बस अपनी छिपी हुई इच्छाओं की मैरियोनेट्स यानी कठपुतलियां हैं। क्या बात है।
तो हमने इंस्टिंक्ट्स की बात की, अचेतन मन की बात की, लेकिन एक और विचारक हैं जिनका नाम मोटिवेशन की दुनिया में सबसे ऊपर आता है, अब्राहम मैस्लो। उन्होंने इन सबसे एक अलग ही रास्ता अपनाया। हाँ, मैस्लो मानवतावादी मनोविज्ञान यानी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से आते हैं। उन्होंने ना तो इंसान को इंस्टिंक्ट्स का गुलाम माना और ना ही अचेतन इच्छाओं का। उनका मानना था कि इंसान में स्वाभाविक रूप से बेहतर बनने, खुद को विकसित करने और अपनी क्षमताओं को पूरा करने की एक गहरी इच्छा होती है। और इसी आइडिया को समझाने के लिए उन्होंने अपना मशहूर हायरार्की ऑफ नीड्स का पिरामिड बनाया। उन्होंने इंसानी ज़रूरतों को 5 स्तरों में बांटा, एक के ऊपर एक। उन्होंने कहा कि जब तक नीचे के स्तर की ज़रूरत पूरी नहीं होती, इंसान ऊपर के स्तर के बारे में सोचता भी नहीं। ये प्रेरणा को प्राथमिकता देने का एक शानदार मॉडल है। चलिए, इस पिरामिड को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। सबसे नीचे नींव में है हमारी शारीरिक ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, नींद। अगर कोई इंसान भूखा है तो वो प्यार या सम्मान के बारे में नहीं सोच सकता। उसका पूरा मोटिवेशन सिर्फ खाना ढूंढने पर होगा। सेहत की सुरक्षा। हम एक स्थिर और प्रिडिक्टेबल माहौल चाहते हैं जहां में कोई खतरा महसूस ना हो। एक बार जब हम सुरक्षित महसूस करने लगते हैं तो हम तीसरे स्तर पर जाते हैं, स्नेह और संबंध, लव एंड बिलोंगिंग। अब हमें दोस्त चाहिए, परिवार चाहिए, एक जीवन साथी चाहिए। हम समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं। और यहां से हम मनोवैज्ञानिक जरूरतों की ओर बढ़ते हैं। चौथा स्तर है सम्मान। इस टीम का इसमें 2 चीजें हैं, दूसरों से मिलने वाली इज्जत और खुद की नजर में आत्मसम्मान। हम चाहते हैं कि लोग हमारे काम को पहचानें और हम खुद पर गर्व महसूस कर सकें। और फिर जब ये चारों स्तर पूरे हो जाते हैं, तब इंसान पिरामिड के शिखर पर पहुंचता है। आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब है अपनी पूरी क्षमता को पाना, वो बनना जो आप बन सकते हैं। एक म्यूजिशियन को म्यूजिक बनाना ही होगा, एक आर्टिस्ट को पेंट करना ही होगा। ये अपनी असलियत को पाने की अंतिम प्रेरणा है। मैस्लो का ये मॉडल हमें दिखाता है कि मोटिवेशन कोई स्थिर चीज नहीं है। ये हमारी जिंदगी के साथ साथ विकसित होता है। एक बच्चे की प्रेरणा शायद सुरक्षा और प्यार तक सीमित हो, जबकि एक सफल पेशेवर आत्मसिद्धि के बारे में सोच रहा होगा। ये मॉडल हमें दूसरों को बेहतर समझने में भी मदद करता है। अगर कोई कर्मचारी काम पर फोकस नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कि उसकी कोई बुनियादी जरूरत, जैसे आर्थिक सुरक्षा, पूरी ना हो रही हो। तो हमने देखा कि प्रेरणा को समझने के कितने अलग-अलग नजरिए हैं। मैकडूगल इसे हमारी जैविक विरासत से जोड़ते हैं, फ्रॉयड इसे हमारे छिपे हुए मन से, और मैस्लो इसे हमारी आगे बढ़ने की मानवीय इच्छा से। सही कहा। और इनके अलावा भी कई छोटे छोटे सिद्धांत हैं जो इस पहेली के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ते हैं। जैसे मैकलेंड का अचीवमेंट मोटिवेशन का सिद्धांत, जो उन लोगों पर फोकस करता है जिनमें कुछ हासिल करने की, सबसे बेहतर करने की आग होती है। या क्लार्क हल का ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, जो बताता है कि हमारा शरीर हमेशा संतुलन